प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो आपकी जनवरी में परीक्षा हुई है उस प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनके उत्तर होने चाहिए थे। आप सभी ने परीक्षा दी है और मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो परीक्षा आपके पास अभी हुई है, आपकी परीक्षा ठीक इसी तरह से आपकी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 27 फरवरी से, उन परीक्षाओं में भी जो प्री बोर्ड की आपकी परीक्षा है उसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि प्रश्न डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टाइल है पेपर का वो ठीक इसी प्रकार से होगा। तो सभी बच्चे जो परीक्षा अभी दे रहे हैं वो बड़े सोच समझ कर करें। आप ये मानकर चलें कि आप बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं तो आपको फिर ये कोई नयापन सा नहीं लगेगा जब बोर्ड की परीक्षा आपको दी जाएगी। तो चलो हम हिंदी की परीक्षा 10वीं की जब हुई है उसके जो प्रश्न पत्र है उसको हल करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के इसके उत्तर हो सकते थे। यह परीक्षा जो है आपकी 3 घंटे की, इसके पूर्णांक जैसे 80 आपको दिए हैं, 80 अंक की यह परीक्षा होगी। इसके निर्देश हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। शुद्ध व सार्थक तथा तर्क संगत उत्तरों को उचित अधिमान दिया जाएगा। इसका मतलब है जो शुद्ध, सार्थक और तर्क संगत उत्तर हैं इसके, यानी कि बिल्कुल जैसे पूछे गए आपसे उस प्रकार से उत्तर होंगे और उसके शुद्ध है, गलत कोई नहीं होगा, तो उसको जितने नंबर आपके उसके हैं तो उसी प्रकार से उसके नंबर दिए जाएंगे। वर्तनीगत अशुद्धियाँ तथा विषयांतर की स्थिति में कम हो शून्य अंक दी जा सकता है। वर्तनीगत यानी कि स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हो जाएं और विषय से संबंधित जो चीज़ें आपको पूछी गई हैं अगर आपने वो नहीं लिखी तो उससे आपको कम अंक मिल सकते हैं और यहाँ तक आपको शून्य भी मिल सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये है। तो चलो इसके जो खंड क है, भाग क है इसका पहला प्रश्न, तत्पुरुष समास की परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखें। इसका पहले प्रश्न का क जो था इसका तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो, जैसे राजकुमार और ये विद्यालय, ये सभी जो हैं इसके आप सभी को परीक्षा बताए भी हैं क्लासरूम में सभी अध्यापकों के द्वारा। तो ये आपका तत्पुरुष समास होता है। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस समास में जब हम विग्रह करें उसमें कारकों का प्रयोग हो, का, के लिए, में, पर के लिए, तो वहाँ पर इसका तत्पुरुष समास होता है। उल्लास तथा उज्ज्वल शब्दों का संधि विच्छेद करें। उल्लास, उत जमा लास उल्लास और उत जमा ज्वल उज्ज्वल, ये इसका संधि विच्छेद था। मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए, यानी कि ये प्रत्येक और अनिच्छा जो दो शब्द दिए हैं इसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके इसमें लिखने थे। प्रत्येक का प्रति और एक, यानी कि प्रति इसका उपसर्ग है और एक इसका मूल शब्द है। अनिच्छा में अन इसका उपसर्ग है और इच्छा इसका मूल शब्द था। वाक्य की परिभाषा देकर रचना के आधार पर भेदों के नाम लिखें। वाक्य की परिभाषा आप सभी को ये कई बार बता भी चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आए और वह सार्थक हो और व्यवस्थित हो उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के हमारे रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसके भेद हैं। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। आग उगलना मतलब आग की तरह जलना, एक तरीके से धधकना। आग की तरह अगर बात करें तो आग की तरह आप उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धधकना, आवेश में आकर कोई जलीकटी बातें कहना, ये इसका उत्तर होगा। आसमान सिर पर उठाना, उद्यम मचाना, शोर करना, आसमान सिर पर उठाना, इसका वाक्य में प्रयोग भी करना था। जैसे कहते हैं कि अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा रखा था, इस प्रकार से आपका वाक्य में प्रयोग करें। यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। यमक अलंकार वो अलंकार होता है जब किसी पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, या हम ये कह सकते हैं कि शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। आवृत्ति का मतलब है उसको रिपीट हो।
अगर एक शब्द किसी पंक्ति के अंदर 2 बार या 2 से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है दोनों बार भिन्न भिन्न हो। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कनक कनक ते 100 गुना, यानी कि कनक कनक, एक शब्द जो है कनक 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक का मतलब इसका धतूरा है, दूसरे का मतलब सोना है, कनक कनक। तो इसी प्रकार से दूसरा काली घटा का घमंड घटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा मतलब काली 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 घटाएं, बादलों वाली घटा, घमंड घटा, घटो कम होना, यानी कि यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है, यानी कि पहले वाली का बादलों वाली घटा है, दूसरे वाले का कम होना है। तो इस प्रकार से हम इसको यम अलंकार ये होता है। दोहा छंद की परिभाषा दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा, दोहा छंद वह छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद कहलाता है। इसका 6 है, पहले का 6। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखे। वाच्य, वाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से, जिस परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान कर्ता है, कर्म है या भाव है। यानी कि जब हम किसी वाक्य में की यह देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो क्रिया का जो प्रधान है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। तो इसके जो भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके भेद हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 5 अंक का था। कर्त कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान। निबंध के बारे में विद्यार्थी अनुशासन, विज्ञान की देन, राष्ट्रीय एकता, प्रदूषण की समस्या। प्रश्न नंबर 2 जो था ये आपका निबंध था। निबंध आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, अध्यापक ने आपको बताया हुआ है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आपको यहाँ पर आप एक अपने प्रधानाचार्य के नाम एक पत्र लिखना था जिसमें अपने पुस्तकालय को यानी कि लाइब्रेरी को अधिक उपयोगी, यानी कि आपके यहाँ लाइब्रेरी है और आप उसमें जाते भी हैं लेकिन वो इतनी उपयोगी नहीं है। इससे ज़्यादा क्या उपयोगी हो सकती है, उसको क्या आप उपयोग में ला सकते हैं, अधिक उपयोगी बनाने हेतु आपको एक सुझाव देना था इसमें, या फिर व्यायाम के महत्व को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। ये तो अपने मित्र को एक पत्र लिखना था जिसमें व्यायाम एक्सरसाइज जो है उसको पत्र लिखना था। ये भी 5 अंक का था। ऊपर जो आपको ये दिया गया है निबंध, ये भी 5 अंक का था। अब अभी जो प्रश्न है खंड ख से क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ये लिए गए के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये यहाँ पर हमारे हरी हरिल की लकड़ी का कथन किसका कथन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया, उद्धव का, गोपियों का, कृष्ण का और राम का। तो यहाँ पर हमारे हरी हरिल कथन किसका है? यह गोपियों का कथन है। दूसरा प्रश्न था इसके अंदर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है इसकी भाषा जो है अवधि भाषा है। गागर रीति से कवि किसके खालीपन की बात कर रहा है? यह मन की बात कर रहा है। अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी पड़ी है? पाठ पाठ शोभाश्री, ये आप सभी को पता है, शोभाश्री यहाँ पर इसका सही उत्तर था। कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान को किसने परिचित कराया? यानी कि यह कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसने परिचित कराया? ये जो कवि हैं उसकी पत्नी ने इसको परिचित कराया। संगतकार कविता किसकी रचना है? ये इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए, कमलेश, मंगल और सुमलेश। ये मंगलेश डबराल है, उनकी कविता यहाँ पर यह है इसका गए वाला जो था उचित उत्तर था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिहिसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनिषु महाभट मानी, पुनि पुनि देख मोही देखो कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। ये सबका आपको पता है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है और जो इसके तुलसीदास इसके कवि हैं। बिहिसी का क्या अर्थ है? बिहिसी का अर्थ है यहाँ पर इसका जो अर्थ है बिहिसी का वह हंसकर है, यानी कि हंसी है, हंसकर। कुठार कौन दिखा रहा है? कुठार परशुराम दिखा रहा है। फूकी
से पहाड़ कौन उड़ाना चाहता है, ये भी परशुराम है। पुरी पुनी का अर्थ है बार बार, यह है इसका उत्तर था। निम्नलिखित काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तो पर कर देते हो। इसकी काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपको करनी थी। यह आपको जनरली जो आपके पेपर में जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे वह काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य, यानी कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में पूछा था। लेकिन ये जो प्रश्न है आपको इसमें पूछा गया है कि सह प्रसंग व्याख्या। सह प्रसंग व्याख्या इसका प्रसंग था, जैसे कि आप सभी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है अटनी रही, उसमें से ये लिया गया है। तो इसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के जो पाठ है अटनी रही नामक कविता से अवतरित है, उद्धृत है। इसमें इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इन्होंने अपने जो फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर वो लिख रहे हैं। ऐसा आपको इसमें बनाकर लिखना चाहिए था, अगर आपने शायद लिखा भी होगा। तो आगे था व्याख्या, यानी कि व्याख्या जो करनी थी, कहीं सांस लेते हो, घर भर भरते, तो इसमें भी आपको इसमें इसकी व्याख्या करनी थी, यानी कि इसका सरलार्थ कर देना था। प्रश्न नंबर 7 का क्या है, संगतकार कविता के कवि का साहित्यिक परिचय। संगतकार के कवि जो है, तो इसमें इसके कवि का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब है कि वो उनकी रचनाएं क्या क्या थी, उन्होंने किस प्रकार से लिखा, इसके बारे में इसको ये प्रश्न है अभ्यास का। आपको उसमें 3 नंबर का था ये। श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया, ये प्रश्न है आपका अभ्यास का प्रश्न है कि श्री राम ने परशुराम को जब क्रोध आया तो उस प्रकरण में श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या कहा, क्या क्या उन्होंने कहा, यह प्रश्न है आपके पास। तो ये आज का उत्तर आपको देना था। खंड गय में से आपको इसमें प्रश्न नंबर 8 है, क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यह आपका था। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। सह अकादमी पुरस्कार ये इनका सही उत्तर था, इसमें थोड़ा अकादमी भी छूट गया बीच में से। नंबर 2 इसका, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे, और कोई साधन वो उस पर उनके पास नहीं था, वो पैदल जाते थे। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला, जब वो ट्रेन में बैठे थे उन्होंने अपने नाव से केरा काटने के लिए चाकू निकाला था, ये चाकू है। मनु भट्टारी के पिता रसोई घर को क्या कहा करते थे, वो भटियार खाना कहते थे। ये तो बड़ा काफ़ी फेमस प्रश्न है इस पाठ का। काशी में कलाघर किसे माना गया है, ये हनुमान को माना गया है। यहाँ पर इसका प्रश्न, 2500 वर्ष पूर्व सच्चे ज्ञान की खोज में किसने घर छोड़ा था, ये सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ इसका उत्तर है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निचले प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह है, इस दृष्टि से ऐसा पर और सराहनीय प्रयास था, केवल एक ही चीज़ कसरती के देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। इसका पहला ना पाठ आप सभी को पता है, ये नेताजी का चश्मा, और इसका लेखक है स्वयं प्रकाश। कौन सा सफल प्रयास था और कैसे। इसका सफल प्रयास आपको पता है कि यहाँ पर चश्मा उनको पहना दिया गया था, चाहे वो संगमरमर का नहीं था, उनसे छूट गया था, लेकिन वो उनके ऊपर एक चश्मा, उनकी आंखों पर एक चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया था। यह एक सफल प्रयास था। हवलदार साहब को क्या खटक रहा था, क्यों हवलदार साहब को खटक रहा था कि वहाँ पर उनके ऊपर चश्मा नहीं था, यानी कि उनके जो अपने नेता सुभाष चंद्र बोस थे उनके पास चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने क्या लक्षित किया कि जब वो पान वाले की दुकान पर रुके तो उन्होंने ये सारा का सारा जो प्रकरण जो मैंने बताया उन्होंने ये लक्षित किया था। हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था। कारण ये था कि उनके चेहरे पर चलो संगमरमर का चश्मा नहीं था, लेकिन एक चौड़े फ्रेम वाला एक बनावटी जो कृत्रिम चश्मा बना हुआ था, वहाँ पर वो उनके चेहरे पर उन्होंने पहनाया था। ये एक मुस्कान फैलने का चश्मा, एक मुस्कान भरी फैलने का कारण यह था। यशपाल तथा यतीन्द्र मिश्र में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी
रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं में भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न नंबर 10 है। आपके पास दो लेखक हैं यहाँ पर, ये यशपाल और नरबिशर, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली आपको लिखनी थी। जैसे आपको क्लास रूम में बताया गया है कि लगभग 3 भागों में इसको आपको डिवाइड करना है। यह था जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, इनके प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली। इनमें से किसी को आपको एक के बारे में आपको इसमें से लिख देना चाहिए था। प्रश्न नंबर 11, पुत्र के मरने के पश्चात बाल गोविंद भगत पुत्रवधू को उसके घर क्यों भेजना चाहते हैं? यह अभ्यास का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुर जी का लिखा हुआ है। ये क्यों भेजना चाहते थे आप सबको पता है। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के लिए रहे पुत्र की उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, और वो चाहते थे कि वो अपने घर जाए और वो अपना दूसरा विवाह कर ले, इसलिए वो उनको घर भेजना चाहते थे। वास्तविक अर्थ में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? ये आपका प्रश्न है, अभ्यास का प्रश्न है, ये भी आपको पता है। अभी आपका खंड घ में से प्रश्न नंबर 12 है, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये कृतिका जो पुस्तक है उसमें से हैं 3 प्रश्न हैं, ये इसमें से 2 आपको करने हैं, 3-3 नंबर के हैं ये। मर्तबे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये माता कांचल पाठ से लिया गया है। मर्दवे क्या जाने, मर्दवे मतलब मर्द, आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यह एक बड़ा एक व्यंग्य है, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर उनकी शिव पूजन सहाय की जो लेखक हैं यहाँ पर, उनकी माता जी या उनके पिता के ऊपर यह व्यंग्य करती है, और यह अभ्यास का प्रश्न है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? यह है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया द्वारा लिखा पाठ है ये, उसमें से अभ्यास का प्रश्न है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, आप यह कैसे कह सकते हैं? ये भी आपका मैं क्यों लिखता हूँ जो पाठ है उसमें से इसके अभ्यास के प्रश्न आइए। खंड गया में से था प्रश्न नंबर 13, नैतिक शिक्षा के। नैतिक शिक्षा के बहुविकल्प के प्रश्न हैं, उचित विकल्प पर चुनकर आपको इसको लिखना था। वीणा वादनी से क्या मांगा गया है? अज्ञान को दूर करना, अमृत रूपी मंत्र की भावना, ज्ञान का झरना। ये तो सारे वीणा वादनी से तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, अज्ञान को भी हमें दूर करना है, अमृत रूपी मंत्र की भावना भी हमें सारी उपयुक्त सभी को। आपको इसके उत्तर यहाँ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को हम लोग मनाते हैं। प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? कर्म, धर्म, धन, बल, ये हमें काम करने की, कर्म की प्रेरणा देती है। लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे था उनके पिता का नाम, मोरोपंत, यह सही उत्तर था। सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सालिम अली आपको पता है कि ये पक्षियों के वैज्ञानिक थे, और ये पक्षियों के सारी जो जिंदगी है, सारी आयु उम्र भर इन्होंने पक्षियों के लिए काम किया है। ये एक पाठ भी है आपको पहले, तो इसका क्यों कहा जाता है आप सभी को पता है। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या क्या योगदान दिया? ये स्वामी विवेकानंद के साथ मिलकर जब प्लेग की बीमारी फैली थी तो जो निवेदिता है उन्हें बहुत सेवा की है। ये आपकी नैतिक शिक्षा का एक पाठ है। 3-3 अंकों का ये प्रश्न थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये इसके सही उत्तर को हमने बताने की कोशिश की। सभी जो विद्यार्थी हैं आप इसको अच्छे से एक बार फिर देखें, और इस बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न हैं इसी प्रकार से आपको ये परीक्षा देनी है। और जब भी आपके पास ये परीक्षा आएगी, फाइनल परीक्षा, तो आपको जैसे प्रश्न आप सभी को यहाँ पर आपके क्लासरूम्स में बताए गए हैं। एक चीज़ आपको सभी बच्चे ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्न लिखते हो तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 5 अंक का प्रश्न है, यहाँ पर ये 2 अंक का प्रश्न है, और यहाँ पर ये 5 अंक का है, ये 1 अंक का है। तो जैसे भी इसके अंक हैं, प्रश्न उसी हिसाब से आप लिखें। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादातर समय जो है वो उस पर लगा देते हैं जिसके अंक कम हो। बच्चों को प्रश्न जनरली क्या करते हैं, जो प्रश्न आपके पास आता है वो तो आपने बहुत बड़ा लिख दिया, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है, आपने बहुत बड़ा लिख दिया। लेकिन जो आता नहीं है वो 5 नंबर का, वो छोटा सा कर दिया, तो आपको उसके उतने अंक नहीं मिलेंगे।
सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि जैसे जिसके अंक हैं तो उतने ही शब्दों में, यानी कि अगर आपको 2 अंक का है तो 4-5 पंक्तियों में इसको लिख दें, 3 अंक का है तो 6-7 पंक्तियाँ आपकी कम से कम लिखी होनी चाहिए, और 5 अंक का है कम से कम आपके पास 15-20 पंक्तियाँ जो हैं आपको उसमें लिखनी है, तभी आपको इसके जो अंक हैं पूरे मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने यह बहुत ध्यान से जो वीडियो है सुनी होगी और आपने ये समझा होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।